साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन नंबर 8। ये एक सीरीज़ चल रही है। अगर आपने बाकी चैप्टर्स को नहीं देखे तो जाके देखिए, मैंने इसकी बना रखी है अलग से प्लेलिस्ट भी। कहने की बात यह कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज हो एक्ट के बारे में, ताकि कोई दिक्कत हो तो कम से कम आप चीज़ों का सामना कर सकें। आई नो दैट यू कुड नॉट बी एन एक्सपर्ट, बट अगर थोड़ी बात समझ में आएगी तो कम से कम चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, नुकसान कम से कम होगा और इजीली अपना केस जो है आप डिफेंड करने की स्थिति में होंगे। तो साथियों, इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 8 को, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एडजुडिकेशन कैसे होता है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एडजुडिकेशन की पावर्स क्या है, कैसे वो वर्कआउट करेंगे उसके ऊपर, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब की जानकारी भी हमें होना आवश्यक है। क्योंकि अटैचमेंट के बाद जिसके पास हमें जाना है न्याय प्राप्ति के लिए वो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जिसका कंपोजिशन क्या है वो डिस्कस किया है मैंने सेक्शन 6 ऑफ द PML एक्ट। अब मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे ये एडजुडिकेशन करेंगे, इनकी पावर्स क्या हैं और कैसे वो एक्सरसाइज होंगी। तो उसके लिए हम लोग जोर किस पर दे रहे हैं, सेक्शन 8 ऑफ PMLA। ठीक है जी। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ताकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए और हम कंसेप्चुअली जो है वो इनलाइटन हो सकें। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा है, करीबन ये वीडियो है 30 मिनट का। पर सेक्शन 8 PMLA एक्ट को लेकर सारे कंसेप्ट जो है ये खोल के रख देगा आपके। पर शर्त यही है, स्किप नहीं करना है, एक एक बात को सुनना है, फिर समझना है, फिर वापस सुनना है, फिर समझना है, उसके बाद जो है नोट डाउन करना है। तो एक पक्के नोट जो है तैयार हो जाएंगे। जो बच्चे अभी CA करके तैयारी कर रहे हैं, या कोई लिटिगेंट्स हैं, या कोई लॉ के स्टूडेंट हैं जिनको रुचि है जानने में PML एक्ट को, तो उनके लिए एक अच्छा टॉपिक है। तो कम से कम पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे और उसके हिसाब से अपनी नॉलेज को जो है वो एक्सपाउंड कर पाएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, एडजुडिकेशन जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कानून के अंदर, क्योंकि सेक्शन 8 जो है वो डील करता है विद द एडजुडिकेशन प्रोसेस। क्लियर हो गया आप सबको? चले आगे। कानूनन क्या स्थिति है ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट, कि जब भी कंप्लेंट जो है रिसिप्ट होगी कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ। अगर आपने सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5 नहीं देखा है तो अभी जाकर जो है ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब भी अटैचमेंट होता है तो उस कंडीशन में जो कंसर्न अटैचमेंट ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि जो मटेरियल सीज हुआ है और जो ग्राउंड है बिलीव करने की कि ये जो एलिस्ट प्रॉपर्टी है ये इन्वॉल्व है इन द प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो इस सिनेरियो में ये कंसर्न अटैचमेंट अथॉरिटी जो है अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और इस संबंध में सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 में जो है प्रोविज़न दिए गए। अब ये प्रोविज़न है क्या, आपको पढ़ाने के लिए मैं जाता हूँ बैक के अंदर। ये रहा सेक्शन 5 सब क्लॉज 5। ये क्या बोलता है, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिशियल, कि डायरेक्टर हो या कोई भी ऑफिशियल हो जो कि प्रॉपर्टी को अटैच कर रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसको अटैचमेंट से क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लेंट जो है फाइल करना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी को, और जो उसके ग्राउंड थे बिलीव करने के कि भाई किस तरह से प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है इन द एलिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, किस तरह से प्रोसीड ऑफ क्राइम है, और इस कंप्लेंट में सारे फैक्ट्स को लिखते हुए ये फैक्ट्स रीजनेबल होने चाहिए। दे आर रिक्वायर्ड टू शो द कनेक्टिविटी ऑफ द एलिस्ट प्रॉपर्टी विद द एलिस्ट क्राइम, और इस अटैचमेंट को ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर हो गया अपने को? तो अपन ने अभी सेक्शन 8 का जो पहला पार्ट देखा उस पर अपन ने क्या देखा कि यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई मटेरियल जो है मिल रहा है, वो मटेरियल कैसे मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट, जो कि फॉरवर्ड होगी एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 5 सब क्लॉज 5। और दूसरा प्रोटोकॉल जो है वो है सेक्शन 17 सब क्लॉज 4। ये आपको जो है समझना पड़ेगा। अब सेक्शन 17 सब क्लॉज 4 क्या कहता है, इसको भी अपन साथ साथ जो है समझते हुए चलते हैं, ताकि कंसेप्चुअली जो है अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आए, और जब भी कोई ट्रबल आएगी तो ये वीडियो जो है काफ़ी काम आपके आएगा और काफ़ी आपको जो है इनलाइटन करेगा। अब डायरेक्टली मैं चल रहा हूँ सेक्शन 17 सब क्लॉज 4 के ऊपर। साथियों, सेक्शन 17 सब क्लॉज 4 जो है क्या कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 और फ्रीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1A शेल विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। तो यहाँ भी 30 दिन है फ्रॉम सच सीजर और फ्रीजिंग, ये जो है फाइल करेगा एप्लीकेशन को फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 और फॉर कंटिन्यूस ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग सर्व्ड अंडर सबसेक्शन 1A बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो कुल मिला के जो सीजर है या जो फ्रीजिंग है वो इन्फॉर्म करना जरूरी है, और अगर फर्दर रिटेंशन करना भी है
तो कम से कम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश से ही फर्दर सीजिंग या फर्दर फ्रीजिंग जो है पॉसिबल है। बट उस स्नैरियो में ये शर्त भी है कि अगर सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 1 के तहत कोई सीजर या कोई फ्रीजिंग है तो उस स्नैरियो में एप्लीकेशन जो है वो 30 दिन के अंतर्गत जो है ये फाइल करनी है। अगर 30 दिन से ऊपर का समय हो गया तो अल्टीमेटली ये सेक्शन 17 सब क्लॉज 4 का क्या हो जाएगा, उल्लंघन। क्लियर हो गया। अब इसी के साथ लगे हाथ हम सेक्शन 18 सब क्लॉज 10 सब क्लॉज 10 भी जो है पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आगे हमारे काम आने वाला है। ये क्या बोलता है, द अथॉरिटी सीजिंग इन द रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1, बिल्कुल सिमिलर है जैसा अपन अभी पढ़ा, पर ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेक्शन 18 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। उसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड एंड प्रॉपर्टी, और ये रिक्वेस्ट जो है फाइल की जाएगी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर हो गया। तो सब क्लॉज 10 जो है सेक्शन 18 का और सब क्लॉज 4 जो है सेक्शन 17 का और सब क्लॉज 5 जो है सेक्शन 5 का, ये कंसर्न है विद द अटैचमेंट विद द सीजर एंड द फ्रीजिंग ऑफ एलिज प्रॉपर्टी और एलिज डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया आपको यहाँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं, चले बना के। तो कुल मिला के अपन ने ये वाला पार्ट जो है अब इजीली कवर कर लिया। अब इसमें क्या चीज़ है आगे, इफ़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 और इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, दोनों ही बातें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ही में सर्व अ नोटिस, भले ही मे वर्ड यहाँ पर यूज़ है बट मे को शैल जो है ट्रीट करना पड़ेगा, नोटिस देना ही पड़ेगा और ये नोटिस 30 दिन से कम अवधि का नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि 30 दिन का टाइम जो है एक रीजनेबल टाइम है नोटिस देने का। उस व्यक्ति को एक कॉल अपॉन करेगा और उसको कहेगा कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपका जो अर्निंग है, जो आपकी असेस्ट है, जिससे आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है और आप ये कहते हो कि प्रॉपर्टी जेन्युइन है, ये मुझे स्पष्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस नोटिस में ये लिखा जाएगा कि अगर आप उत्तर नहीं देते हैं तो इस सिनेरियो में ये डीम्ड किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में और इसको अल्टीमेटली कॉन्फिस्केट किया जाएगा एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पर एक प्रोविजो है, वो क्या बोलते हैं, वेयर अ नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कि किसी व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य के बिहाफ पर होल्ड किया गया, जिसको हम कहते हैं एजेंट और प्रिंसिपल। तो कॉपी जो है उस अदर व्यक्ति को भी सर्व की जाएगी जिसके बिहाफ पर ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सख्ती से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ की ओर देखा और उनका ये मानना है कि अगर ये अथॉरिटियाँ बेईमानी करेंगी तो कम से कम राइट प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम एक रिवर्स मैकेनिज्म जो है यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। तो पहला मैकेनिज्म क्या है कि गिविंग नोटिस, 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट तो मांग सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, अगर आपके पास जेन्युइननेस है, अगर आप बेईमान नहीं हो तो डॉक्यूमेंट शो कर दो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर उस प्रॉपर्टी को किसी ने आपके ब्याह पे होल्ड कर रखा है तो आपको भी नोटिस देना होगा, उस व्यक्ति को नोटिस देना पर्याप्त नहीं होगा। ये प्रोविजो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो और नोट कर लो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यहाँ भी एक प्रोविजो और ऐड हो गया, वेयर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन, कि जॉइंटली है बाय मोर देन वन पर्सन मीन्स इसके एक से अधिक ऑनर है, तो वो नोटिस हर उस व्यक्ति को देना होगा जो उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो, शैल बढ़िया लिखा हुआ है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई इफ एनी टू द नोटिस इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1, जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि नोटिस जो है वो जारी करेगा, उस पर आपका राइट है टू फाइल द रिप्लाई, और ये रिप्लाई कंसिडर करने का एक दायित्व है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब रिप्लाई में क्या करते हो आप लोग, करते हो कंजूसी, छोटा मोटा रिप्लाई मत लिखो, क्योंकि जो भी आप पर चार्ज हैं उस स्नैरियो में आपको एक प्रॉपर रिप्लाई जो है वो सबमिट करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखो कि जो मटेरियल सीज किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं उनकी कॉपीज़ भी आपको देनी होगी, ये आपका अधिकार है, कोई भीख नहीं है, और इसके लिए आप सेक्शन 204 CRPC को पढ़ सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि हर एक डॉक्यूमेंट जिस पर वो लड़ाई कर रहे हैं वो कॉपीज़ देनी होगी, अदरवाइज प्रोसिक्यूशन विजिट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो नोटिस आया है साथ में डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन पर आपका अधिकार है टू फाइल द रिप्लाई। दूसरा उसके पास पावर क्या है, ये हियर करेगा एग्रीड पर्सन को, डायरेक्टर को और एनी अदर ऑफिसर को ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो एग्रीड पर्सन कौन हो गए, आप जो इस केस में एलिज्ड हैं और इन्वॉल्व हैं कि भाई आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आउटकम है या प्रोसीड ऑफ क्राइम का आउटकम है, और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि जो भी रिलेवेंट मटेरियल आप प्लेस करोगे उसको कंसिडर करेगा। और एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि आपने अगर रिलेवेंट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं करा तो बाद में प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, रोते फिरते रह जाओगे। और ये गलती हम अक्सर हम करते हैं कि चलता फिरता कोई काउंसिल बुक कर लेते हैं, उसको नॉलेज होती नहीं है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्लेस नहीं कर पाता है,
अल्टीमेटली आपके राइट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, यू आर रिक्वायर्ड एंड सपोज टू प्लेस ऑल द मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड। क्लियर हो गया? चले आगे। फिर वो क्या करेगा, एक ऑर्डर पास करेगा और रिकॉर्ड करेगा फाइंडिंग को कि जो एलिस्ट प्रॉपर्टी है जिसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है सबसेक्शन 1 में, वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। अब फिर एक प्रोविजो आ गया, इफ़ द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन टू होम द नोटिस हैज़ बीन इशूड। अब यहाँ पर क्लेमेंट जो है दूसरा आ गया, जिसको नोटिस जारी किया गया है वो अलग बंदा है और जो रियल क्लेमेंट है वो अलग बंदा है। तो उस व्यक्ति को भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू पुट इज स्टैंड, और ये भी स्टैंड उसको क्लियर करना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी जो है जिस पर चार्ज है वो एलिजिबली इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो आप मेरी बात समझो, जैसे आप लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हो तो बर्डन किस पर होता है, एसएससी पे, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो अगर आप जेन्युइन हो तो जेन्युइन रहो ना यार, प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रख लो कि जो भी आपकी असेस्ट है जो दिख सकती हैं उसका एक सोर्स होना चाहिए। अगर वो सोर्स नहीं है तो आपको ट्रबल में लेके आ जाएगा। आप लोग कारें खरीदते हो, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हो, सब कैश में खरीदते हो, इनकम टैक्स 2 रुपये का नहीं भरते हो। अल्टीमेटली जब कोई कार्रवाई होती है तो उस समय आपके पास स्पष्टीकरण होते नहीं है। तो मेरी बात थोड़ा समझो कि जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है या अथॉरिटी को दिख सकती है, उस असेस्ट का पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं जाता है। अगर कोई वैल्यूबल असेस्ट है, मान लो करोड़ों का आइटम है, 50 लाख से ऊपर का आइटम है, उस पर ध्यान जो है विशेष जाता है इनका कि भाई अगर तेरी इनकम में 5 लाख रुपए है तो इनकम टैक्स पेयर ही नहीं है और धंधा बहुत कम कर रहा है, तो इतना पैसा और इतना असेस्ट कहाँ से लेकर आ गया रातों रात की, इतना वैल्यूबल जो है प्रॉपर्टी खरीद लिया। क्लियर है? तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखते हुए चले। साथियों, क्लॉज नंबर 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड अंडर सबसेक्शन 2 दैट, कि वो डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो वो कंफर्म कर देगा अटैचमेंट को। क्लियर है? चाहे वो सेक्शन 5 सब क्लॉज 5 में हो या 17 सब क्लॉज 4 में है या 18 सब क्लॉज 10 के अंदर है। क्लियर हो गया आपको? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको जो नोट करनी है, एंड रिकॉर्ड अ फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट, और इस इफेक्ट की फाइंडिंग में रिकॉर्ड करेगा। वेयर अपॉन सच अटैचमेंट और रिटेंशन और फ्रीजिंग of the seized or frozen property or record shall continue during the investigation for a period not exceeding 365 days or pending of the proceeding relating to any offence under this act before a court or under the corresponding law of our country before the competent court of criminal jurisdiction outside India as the case may be, and becomes final after an order of confiscation is passed under subsection 5 or subsection 7 of section 8 और सेक्शन 58B और सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 60 बाय द स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ पर मैंने इसको पढ़ा तो आपके पल्ले नहीं पड़ा होगा, पर अब मैं इसको थोड़ा धीरे पढ़ूंगा और आपको एक एक चीज़ जो है समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात अपन ने वो समझ लिया, भाई वो ऑर्डर पास कर दिया, वो ये मानता है कि प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इस बात की फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये अटैचमेंट है और रिटेंशन है या जो फ्रीजिंग है, इसके स्नैरियो में जो है उसको ये रिकॉर्डिंग करनी है। और रिकॉर्ड शैल कॉन्टिन्यू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये आप अंडरलाइन करो। ओके, एक एक चीज़ जो है समझनी पड़ेगी अपने को कि ये सीजर जो करा है या जो फ्रीजिंग हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पर एक बात जो है आपको नोट रखनी है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, ये जो लाइन है ये जुड़ी है बाय द वे ऑफ फाइनेंस एक्ट 2018, जो कि 29/3/18 का जो है अमेंडमेंट है और ये फोर्स में है 19/4/18 से। क्लियर हो गया आपको? ये इनिशियली था 90 डेज, जो कि रिप्लेस हुआ बाय द फाइनेंस एक्ट 2019, जिसका जो इनकॉर्पोरेशन है वो है 21/2/19 का, और ये इफेक्टिव है या इनफोर्स है 20/3/19 से। क्लियर हो गया आपको? तो ये जो सीजर है या ये जो अटैचमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, पर कब तक रहेगा? फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 365 डेज, मीन्स करीबन 1 साल के लिए। एक पार्ट तो उसका ये हो गया। और द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बिफोर द कोर्ट, और अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है बिफोर कोर्ट तो उसके पेंडिंग रहने के दौरान ये सीजर जो है कंटिन्यू रहेगा। और एनी कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी कंट्री, अगर किसी कंपिटेंट कंट्री का कोई कॉरस्पॉन्डिंग लॉ है जो यहाँ एप्लीकेबल है, तो अगर वो कंपिटेंट कोर्ट आउटसाइड जुरिडिक्शन है और वहाँ पर केस पेंडिंग है, तो जब तक वो केस पेंडिंग है उसकी प्रोसीडिंग के रहते हुए ये सीजर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कुल मिला के इन्वेस्टिगेशंस करके अपनी रिपोर्ट सौंपनी, ताकि अब सीजर को डिसॉल्व करना है या नहीं करना है ये दूसरी अथॉरिटी जो है जाने, पर इनका जो जुरिडिक्शन है वो केवल एक लिमिटेड पॉइंट तक है। इनको इन्वेस्टिगेशन की हद तक ही सीजर को या जो फ्रीजिंग है उसको कंटिन्यू रखना है। ये मोटा मोटा जो है समझ में आता है। और अगर इस ऑर्डर ने जो है फाइनलिटी या ऑर्डर जो है फाइनल हो गया है, तो इसका जो सब्सिक्वेंट एक्शन है वो है ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, जो कि पास किया जाएगा एज पर द प्रोटोकॉल बाय द स्पेशल कोर्ट। ठीक है जी।
और ये जो स्पेशल कोड वर्ड आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी जो है सब्स्टिट्यूट हुआ है बाय द फाइनेंस हेड। पहले ये वर्ड था बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब ये रिप्लेस हो गया है बाय द स्पेशल कोड, और ये रिप्लेस हुआ है बाय द फाइनेंस हेड 2015, जो कि 14/5/15 को अमेंडमेंट के रूप में आया था और अल्टीमेटली इफेक्टिव उसी डेट से हो गया। हालांकि यहाँ पर हम दो चीज़ देख रहे हैं कि पहली बात तो अटैचमेंट को ये लीगलाइज करेंगे, और दूसरी बात अगर कोर्ट ये मानता है कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और कन्विट करता है तो अल्टीमेटली इट बिकम्स अ फाइनल ऑर्डर और अल्टीमेटली कन्फिस्केशन जो है किया जाएगा बाय द स्पेशल कोर्ट। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने को नोट करते हुए चलना है। ये स्पष्टीकरण जो है ऐड हुआ है बाय द फाइनेंस हेड 2019 और ये इफेक्टिव है 20/3/19 से। अब ये स्पष्टीकरण क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 365 डेज, कि 365 दिन का जो पीरियड अपन काउंट कर रहे हैं, ड्यूरिंग विच द इन्वेस्टिगेशन इज स्टेड बाय एनी कोर्ट अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी एक्सक्लूडेड। जैसे अपन ने भी पढ़ा था अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट जो है वो 180 दिन तक ही जो है वैलिड रहेगा। अगर 180 दिन में उसका एडजुडिकेशन नहीं हुआ है तो प्रॉपर्टी को रिलीज करना पड़ेगा। पर अगर उस पीरियड के अंदर अगर प्रॉपर्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष जो है गई हैं और उस पर प्रॉपर एडजुडिकेशन हो गया है और वो ये मानती है कि ये प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व है, तो इस प्रॉपर्टी को रिटर्न रख लेंगे अल्टीमेटली, फिर कोर्ट के ऑर्डर का वेट करेंगे, और कोर्ट ये मानती है कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो इस सिनेरियो में कोर्ट के आदेश से प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। ये एक बेसिक प्रोटोकॉल है। पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 365 दिन अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस प्रॉपर्टी को इन्होंने अलाउ किया है कि भाई इसको आप अटैच कर सकते हो एज पर द प्रोटोकॉल, तो उस सिनेरियो में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन स्टे हो गया है तो उस पीरियड में जिस समय इन्वेस्टिगेशन स्टे हुआ है उस पीरियड को काउंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ये आपको जो है समझना है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे सब क्लॉज नंबर 4 की तरफ। ये क्या बोलता है कि वेयर द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट हैज़ बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5, कि सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में कोई ऑर्डर हुआ है अटैचमेंट का और ये ऑर्डर कंफर्म हो गया है सब क्लॉज नंबर 3 में जो अपन पढ़ रहे थे अभी, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, कि जो भी व्यक्ति ऑथराइज है वो इस प्रॉपर्टी का जो है पोजीशन ले लेगा इन द मैनर प्रिस्क्राइब। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्न ये बनता है कि उसके लिए मेथड क्या होगा, तो मेथड के लिए रूल्स जो है बनाए गए हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ये वर्कआउट किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक आपको नोट रखनी है कि प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू टेक पोजीशन, कि इसका पोजीशन नहीं ले सकते और प्रैक्टिकल भी नहीं है, द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन शैल हैव द सेम इफेक्ट एज इफ द प्रॉपर्टी हैज़ बिन टेकन पोजीशन ऑफ। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जो है ये ले लेंगे अगर फिजिकल पोजीशन लेना जो है पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं सब क्लॉज नंबर 5 के ऊपर। आप एक चीज़ आप नोट कर लो कि सब क्लॉज नंबर 5 जो है ये सब्स्टिट्यूट हुआ था बाय द PML अमेंडमेंट एक्ट 2012, जो कि इफेक्टिव है 15/2/2013 से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अमेंडमेंट था उसने कई चीज़ें जो है यहाँ पर चेंज कर दी, पर जो अमेंडेड सेक्शन है उसको हम देख रहे हैं वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, की ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो चुकी है ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत ऑफेंस हुआ है, उसकी ट्रायल भी हुई और वो कंक्लूड हो गई। द स्पेशल कोर्ट फाइंड दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिन कमिटेड, और कोर्ट की फाइंडिंग है कि ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। इट शैल ऑर्डर दैट, वो ऑर्डर करेगा द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग और विच हैज़ बिन यूज फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में शैल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड। ठीक है जी, और एज पर प्रोटोकॉल जो है उसका कॉन्फिस्केशन जो है वो किया जाएगा। और साथ ही सब क्लॉज नंबर 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल दैट कोर्ट फाइंड दैट ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ नॉट बीन टेकन प्लेस और द प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व, तो ये प्रॉपर्टी को रिलीज करने का ऑर्डर कर देगा। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है जिसके लिए आप सेक्शन 451, 452, 457 CRPC जो है निकाल के पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा समझने में, आपको जो है हेल्प रहेगी। अब सब क्लॉज नंबर 7 क्या बोलता है कि वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंक्लूडेड बाय द रीजन ऑफ डेथ ऑफ द अक्यूज, कि भाई अक्यूज की डेथ हो गई। एक समस्या हो सकती है कि भाई अक्यूज मर गया और ट्रायल नहीं हो पाई, और अक्यूज जो है वो डिक्लेयर हो गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, दोनों ही बातें, या किसी भी कारण से चाहे कोई भी रहो ट्रायल जो है कंक्लूड नहीं हो पाई, स्पेशल जज शैल ऑन एप्लीकेशन मूव टू इट बाय द डायरेक्टर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम regarding the possession of property in respect of which an order has been passed under subsection 3 of section 8, approve the order regarding the confiscation or reduce the property as the case may be involved in the offence of money laundering after having regard to the material placed before it। अगर वो व्यक्ति मर गया है या अब्सकॉन्ड हो गया है या किसी भी कारण से ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पा रही है, तो इस सिनेरियो में अगर धारा 8 सब क्लॉज 3 के तहत कोई भी ऑर्डर है, तो अटैचमेंट का है या रिलीज का है, वो ये उसको अप्रूव कर देगा। और उसके लिए अर्जी फाइल करनी पड़ेगी। वो अर्जी कौन फाइल करेगा, डायरेक्टर या एनी पर्सन ऑथराइज बाय डायरेक्टर। वो तो चीज़ें बहुत बेसिक है, आपको सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे हैं सब क्लॉज नंबर 8 के ऊपर। ये क्या बोलता है
कि वेयर अ प्रॉपर्टी स्टैंड कॉन्फिस्केटेड, कि प्रॉपर्टी जो है वो हो गई है कॉन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5, द स्पेशल कोड इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड may also direct the central government to restore such confiscated property or any part thereof to the claimant with the legitimate interest in the property or who may have suffered a quantifiable loss as a result of offense of money laundering। तो प्रॉपर्टी जो है सीज हो गई है, अल्टीमेटली अपीयर हो गया और उसने वो सेटिस्फाई करा कि भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और ट्रायल में बरी भी हो गया, तो प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के ऑर्डर भी कोर्ट पारित करेगी। ये नहीं कि कोर्ट जो है एक तरफा चल रही है। तो सारे हथियार डिफेंस को यहाँ पर दे रखे हैं, पर शर्त ये कि द क्लेमेंट शुड हैव लेजिटिमेट इंटरेस्ट। अगर वो ये इंटरेस्ट शो नहीं कर पाता है, इसका सोर्स शो नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर दिक्कत उसके लिए रहेगी। अब एक प्रोविजन यहाँ पर है, प्रोवाइडेड दैट द स्पेशल कोर्ट शैल नॉट कंसीडर सच क्लेम अनलेस इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द क्लेमेंट हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ। जब तक ये सेटिस्फाइड ना हो जाए कि क्लेमेंट ने जो है गुड फेथ में एक्ट किया है, सारे स्टेप लिए हैं, सारे प्रिकॉशंस लिए और उसकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में स्पेशल कोर्ट उसकी हेल्प नहीं करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक प्रोविजन जो है फर्दर ऐड किया हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्पेशल कोर्ट में इफ थिंग्स फिट, अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है, कंसिडर द क्लेम ऑफ द कंप्लेनेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस इन सच ए मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और कोर्ट को ये लगता है कि इसके पास एक जेन्युइन कॉज है कि इसने अपराध नहीं करा है बट ये फंसा दिया गया है और ट्रायल के निस्तारण में समय लेने की संभावना है, तो कोर्ट वहाँ पावर एक्सरसाइज करते हुए इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल उस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के ऑर्डर भी कर सकती है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने कि मान लीजिए आपका फ़ोन सीज हो गया, फ़ोन जो है 1 लाख का और आपके पास बिल है और आपने ये पेमेंट जो है खाते से करा और जेन्युइन आपके पास सारे सोर्सेस हैं, तो इसका भी अभिप्राय किया है कि ये प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व नहीं है। और इस सिनेरियो में अगर फ़ोन आपके काम आता है या आपके लाइफ से जो है वो जुड़ा हुआ है या कनेक्टिविटी के लिए आपकी हेल्प करता है और ये भी एविडेंस फाइल पे दिखती है प्रत्यक्षदर्शी रूप से कि इन्वॉल्व नहीं है, तो कोर्ट वहाँ पर पेंडेंसी रहते हुए ट्रायल के इस एलिस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के ऑर्डर भी कर सकता है। पर कोर्ट वहाँ आपसे बॉन्ड डालेगा भाई, अल्टीमेटली अगर आप कन्विट हो गए और बाद में इन्वॉल्वमेंट दिखा तो आपको प्रॉपर्टी जो है सरेंडर करनी पड़ेगी, इसको बेचना नहीं पड़ेगा, खुर्द बुर्द नहीं करना है, इसको तोड़ना नहीं है और जब भी कोर्ट बुलाएगी इसको जो है आपको पेश करना है। तो कुल मिला के जो बेसिक ट्रायल है सीआरपीसी की वैसी ट्रायल है पीएमएलए की, कुछ भी नया नहीं है, पर कुछ प्रोविजन है जो हमें क्लियर नहीं है, वो मैं क्लियर करने का आपको जो है प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, तो साथियों आज के अध्याय में हमने पढ़ा सेक्शन 8 क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैसे पावर एक्सेस करेगी और क्या क्या अमेंडमेंट जो है सेक्शन 8 में है। अब सेक्शन 9 की बात मैं करता हूँ, तो वेस्टिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के हिसाब से। क्लियर है? जो टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 PMLA को, जिसमें पावर है रिगार्डिंग समनिंग, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और एविडेंस एक्सेट्रा। टॉपिक जो है काफ़ी छोटा होगा, ये मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो के अंदर। तो साथियों का टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और इस सीरीज़ का हिस्सा जो है जरूर बने। टिल देन स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।